एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। 16 जनवरी से देश भर में शुरू होने जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान से पहले आज एक बार फिर पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1500 टीकाकरण केंद्र और 3000 बूथ बनाए गए थे। ये कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का तीसरा चरण था, जिसमें वैक्सीनेशन की तैयारियों को फिर से जांचा और परखा गया। ड्राई रन से पहले लाभार्थियों को एसएमएस के जरिए सूचना भेज दी गई थी कि उन्हें कहां और किस टीकाकरण केंद्र पर कितने बजे पहुंचना है। उत्तर प्रदेश कोरोना वैक्सीन का 3 बार ड्राई रन करने वाला पहला राज्य है। इससे पहले 2 जनवरी को लखनऊ, फिर 5 जनवरी को प्रदेश भर में कोरोना वायरस का वैक्सीन का ट्रायल किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि तीसरी बार आज उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन हुआ है, यानी कि ट्रायल हुआ है। आप 6 तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, जहां पर आज ड्राई रन हुआ। और 16 जनवरी से देश भर से शुरू होने जा रहे कोरोना वैक्सीन अभियान से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए बताया कि सभी राज्यों से सलाह करके वैक्सीनेशन की प्राथमिकता तय हुई है और देश में बनी दोनों वैक्सीन दुनिया के दूसरे वैक्सीन के मुकाबले बेहद सस्ती हैं। पीएम मोदी ने बताया कि पहले चरण में 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए सरकार की तरफ से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड वैक्सीन की 1 करोड़ 10 लाख डोज सप्लाई करने का ऑर्डर दिया गया है। बाद में जरूरत के हिसाब से केंद्र सरकार नए ऑर्डर दे सकती है। इस वैक्सीन के 1 डोज के लिए केंद्र सरकार को सीरम इंस्टीट्यूट को 200 रुपए देने होंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जानकारी दी कि देश में 4 और वैक्सीन पर काम चल रहा है। साथियों, आप सभी राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके ही ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट। पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल हैं, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी। और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं।
तो एक तरफ कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बर्ड फ्लू की दस्तक से दहशत मच गई है। यूपी समेत देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। बर्ड फ्लू को लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। यूपी में लगातार बर्ड फ्लू का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हम आपको 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीलीभीत में 3 दर्जन कड़कनाथ और 1 बतख की संदिग्ध मौत हो गई। मौत किस बीमारी से हुई है, इसकी वजह जानने के लिए पशुपालन विभाग ने शव को IVRI बरेली भेजा है। तो बहराइच में कौओं की मौत के बाद दहशत बढ़ गई है। तो ललितपुर में भी चिड़िया पेड़ों से अचानक नीचे गिरने लगी, जिसके चलते दहशत बढ़ गई है। वहीं बर्ड फ्लू को लेकर पीएम मोदी ने भी देश की जनता से अपील की है। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये राज्य हैं केरला, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रालय द्वारा कार्य योजना बनाई गई है, जिसका तत्परता से पालन आवश्यक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी बड़ी भूमिका है। मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मार्गदर्शन करें। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां माध्यमिक शिक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अब एक शिफ्ट में चलेंगे 9 से 12वीं तक की क्लास। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। सुबह 10 से दोपहर 3 बजे की शिफ्ट में क्लास चलेंगी। कोविड के चलते अभी तक 2 शिफ्ट में स्कूल चल रहे थे, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और पहले जैसे वापस हालात हो रहे हैं। अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे की शिफ्ट में क्लासेस चलेंगी। आज सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आंदोलन का हल नहीं निकलने पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि या तो सरकार कानून लागू करने पर रोक लगाए या फिर खुद कोर्ट ही कानूनों के अमल पर रोक लगा देगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस मामले में कमेटी का गठन करने को भी कहा है। कृषि कानून को लेकर दिल्ली में चल रहे आंदोलन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कृषि कानून को लागू करने पर रोक लगाने को कहा है। आंदोलन का हल निकलने में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा, जिस तरह से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है, हम उससे खुश नहीं हैं। हमें नहीं पता कि आपने कानून पास करने से पहले क्या किया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, इतने किसान मर चुके हैं, कुछ तो सुसाइड कर चुके हैं, बारिश हो चुकी है, मौसम कितना ठंडा है। इन सब बातों के बावजूद भी वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून पर रोक लगाने का विरोध किया। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, किसी कानून पर तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक वो मौलिक अधिकारों या संवैधानिक योजनाओं का उल्लंघन न करे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को लेकर समिति गठन की जरूरत को दोहराते हुए कहा, अगर समिति ने सुझाव दिया तो वो इस कानून को लागू होने पर रोक लगा देगा। ज्वाइंट कमेटी को लेकर उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइंट कमेटी का भी गठन करेंगे, जिससे ज्वाइंट कमेटी बने और वो किसानों के कुछ 400 संगठन है, 500 संगठन है, कितने संगठन है, अक्रॉस द इंडिया धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर तो दिख रहे हैं कुछ, लेकिन पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उन धरना प्रदर्शन को करते हुए, उन सब बातों को लेते हुए एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे कि उसमें ज्वाइंट कमेटी में उनकी बात रखी जाए, उनको समझा जाए, उनकी बात हो, जिससे सारा कुछ समाधान निकाल सके। कोर्ट ने कहा, नए कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से केंद्र और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, उससे कोर्ट बेहद निराश है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम आपकी बातचीत को भटकाने वाली कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हम इसकी प्रक्रिया से बेहद निराश है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान
आंदोलन में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को शामिल करने पर चिंता जताते हुए कहा, बुजुर्गों को किसान आंदोलन में क्यों शामिल किया गया? जिस पर किसानों का पक्ष रख रहे वकील दुष्यंत देव ने कहा, किसी ने भी आंदोलन में महिलाओं और वृद्धों को आमंत्रित नहीं किया है, वे अपने आप से आ गए क्योंकि वो उनके अस्तित्व के बारे में है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं है और ऐसा ना समझा जाए कि कोर्ट प्रदर्शन को दबा रही है, लेकिन कोर्ट ये जानना चाहती है, अगर कृषि कानूनों के अमल पर रोक लग गई तो क्या किसान आम लोगों की चिंताओं को समझते हुए धरना स्थल से हट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर कमेटी बनाने के लिए सरकार से नाम मांगे हैं, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, कोर्ट को मंगलवार तक नाम सौंप दिए जाएंगे और अब इस मामले में मंगलवार को फिर से सुनवाई होगी। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।